मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कैप्सूल प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल का हम लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हमारे दो ही सब टॉपिक्स मेनली रह गए थे। दैट इज द स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ द कैप्सूल्स एंड द इवेल्युएशन ऑफ द कैप्सूल्स। वैसे तो आपके सिलेबस में इवेल्युएशन ऑफ कैप्सूल्स का टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन इवेल्युएशन ऑफ कैप्सूल भी जिस तरह से जैसे आपने इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट को काफ़ी डिटेल में किया था, तो उसी को थोड़ा सा पोर्शन है जो एक आध चेंजेस हैं उसमें जो इवेल्युएशन कैप्सूल के अंदर किए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी हम उसमें कवर करेंगे। आप जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए। और दूसरा जो टॉपिक होगा स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द कैप्सूल्स, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसमें स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ द कैप्सूल्स। स्पेशल एप्लीकेशंस, अब स्पेशल एप्लीकेशंस में जो हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले तो होंगे इसमें आपके पास एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स। ये वैसे तो मैंने आपको क्लास में साथ के साथ बताए भी हैं। एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स, chewable capsules, chewable capsules, vaginal and rectal capsules, rectal capsules, ophthalmic capsules, ophthalmic के स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, OPH, ophthalmic, ophthalmic capsules, and last one is modified release capsules. Modified released capsules. ये आपके सिलेबस के अंदर एक्चुअली कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस थी जो मेंशन की हुई हैं कि व्हाट आर द स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ द कैप्सूल्स। वैसे तो इस टॉपिक को हमने मतलब कुछ जैसे जैसे मैंने आपको कैप्सूल्स का टॉपिक कंटिन्यू करवाया है, उसके बीच बीच में मैंने आपको बताया भी है कि कहाँ हम एंटेरिक कोटेड बनाते हैं, कहाँ हम च्यूएबल बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को एक अलग से कर लेते हैं क्योंकि जब सिलेबस में मेंशन है तो हो सकता है कि स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ कैप्सूल्स के ऊपर कोई अलग से टॉपिक आ जाए। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वन इज द एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स। अब एंटेरिक कोटेड के अंदर आपको ध्यान हो कि जो एंटेरिक कोटेड का क्या पर्पस है, हमने एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स पढ़ी थी। एंटेरिक कोटेड का क्या पर्पस है कि जहाँ भी वर्ड एंटेरिक कोटिंग आ जाए, एंटेरिक कोटिंग का मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन इट मस्ट नॉट बी डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक, कि वो स्टमक के अंदर वो डिसइंटीग्रेट ना होकर वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर यानी बेसिक मीडिया के अंदर डिसइंटीग्रेट हो। कुल मिला के वो एसिडिक मीडिया में डिसइंटीग्रेट ना होके वो बेसिक मीडिया जो हमारा है 5.86 या 6 के आसपास जो मीडिया है हमारा, वैसे तो बेसिक मीडिया 7 के बाद होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो है जाकर डिसइंटीग्रेट हो, उसको हम बोलते हैं एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स या एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस। इसके लिए जो हम पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं कोटिंग के लिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था दैट इज द कैप, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेल्यूलोज, या उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन इसके अंदर यूज किया जाता है वो सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट है, क्योंकि जो सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट है वो 5.8 pH से पहले डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कैप्सूल की या तो शेल की कोटिंग जो है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट से कर देते हैं, और कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल है उसकी
कोटिंग हम सेलुलोज एसिटेट सैलेड से करते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ ध्यान में रखो कि अब जैसे टैबलेट तो डायरेक्ट हमारे बॉडी फ्लूइड के या फ्लूइड मीडिया के टच में आएगी, लेकिन कैप्सूल्स के केस में क्या होगा कि पहले जिलेटिन शेल डिसॉल्व होगी और फिर उसके बाद जो उसके अंदर का जो मटेरियल है डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो मटेरियल हमारे बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। तो इसमें हम या तो कैप्सूल शेल को ही कोटिंग कर देते हैं, अगर कैप्सूल शेल की कोटिंग कर दी तो कैप्सूल शेल ही डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, और कैप्सूल शेल की कोटिंग ना करें तो उसके अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल की हम सेलुलोज एसिटेट सैलेड से कोटिंग करेंगे, ताकि वो जो मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर जाकर टाइमली डिसइंटीग्रेट हो जाए और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है च्यूएबल कैप्सूल। च्यूएबल कैप्सूल जैसे उसमें हमने पढ़ा था च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स का क्या पर्पस था कि टू मास्क द बिटर टेस्ट की कुछ टैबलेट्स या कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको च्यू करना, जिनका टेस्ट इतना बिटर एब्नॉक्शियस स्मेल है, तो उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम सुक्रोज टाइप मटेरियल की कोटिंग कर देते थे, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज, ताकि वो च्यूएबल माउथ में च्यूएबल टैबलेट्स ही बन जाते थे कि माउथ के अंदर ही वो डिसॉल्व हो जाती थी। तो ये जो च्यूएबल टैबलेट्स थी स्पेशली मतलब किड्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, या कुछ एक हाइपर जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की भी कुछ जैसे इटियोजोलैम हो गई, डायजेपाम हो गई, क्लोनाजेपैम हो गई, जो मतलब सेडेटिव्स एज ए यूज़ किए जाते हैं, वो भी एज अ च्यूएबल टैबलेट्स ही यूज़ की जाती हैं। इसी तरह से जो च्यूएबल कैप्सूल्स भी बनाए जाते हैं, च्यूएबल कैप्सूल्स में भी वही सुक्रोज बेस्ड मटेरियल होता है। इससे च्यूएबल कैप्सूल्स के केस में हम क्या करते हैं कि उसमें जो हमारी शेल है, शेल के उसके ऊपर कोटिंग करते हैं ताकि वो माउथ के अंदर ही जाकर डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है विजाइनल और रेक्टल कैप्सूल्स। अब जो विजाइनल और रेक्टल की वैसे भी और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, जैसे विजाइनल पेस्ट्रीज या रेक्टल सपोजिटरीज, लेकिन उनके केस में क्या होता है कि इस पोर्शन के अंदर जब हम विजाइनल पेस्ट्रीज या रेक्टल सपोजिटरीज यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इट में प्रोड्यूस मतलब कि बड़ी इचिंग एंड इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर सकती है। कैप्सूल्स के केस में क्या है, जब हम कैप्सूल्स यूज करते हैं स्पेशल टाइप के विजाइनल और रेक्टल कैप्सूल्स, तो उसके केस में एक तो मॉइस्चर कंटेंट हम वहाँ इंक्रीज कर देते हैं। वी इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट स्पेशली इन केस ऑफ विजाइनल एंड रेक्टल कैप्सूल्स। एंड दूसरा, जब हम इनको इंसर्ट करने से पहले इनकी जो शेप है विजाइनल, और इसके अंदर जो मेनली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं और वो ओवल शेप या राउंड शेप के ही होते हैं, ओवल या राउंड शेप के। क्या होता है कि इसे ये यूज करने में, इंसर्ट करने में दे आर द वेरी easy as compared to the tablets, as compared to the suppositories या pastries, तो they are very easy और very comfortable to the patient। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इसमें जिलेटिन शेल यूज हो रही है, जैसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए जनरली इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स ही यूज किए जाते हैं। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को बनाने के लिए जो इसमें शेल यूज हो रही है, ये शेल भी हमारे इंग्रेडिएंट के साथ तो कंपैटिबल होगी ही, लेकिन ये शेल भी जो हम यूज कर रहे हैं इट मस्ट ऑल्सो बी द नॉन टॉक्सिक, इट मस्ट ऑल्सो बी द नॉन इरिटेंट, क्योंकि वो आखिर स्किन के डायरेक्ट टच में जाएगी। तो ये मेन प्रॉपर्टीज इसके इन कैप्सूल्स को डिजाइन करते वक्त भी माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक कैप्सूल्स। ऑप्थेल्मिक कैप्सूल्स के तो आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल देखे ही होंगे कि बॉटल शेप छोटी सी आगे किसकी टिप होती है। ऑप्थेल्मिक कैप्सूल्स में इस तरह से मैंने हर बार आपको एग्जांपल दिया है, टेरामाइसिन का एग्जांपल दिया है आपको कि बहुत पहले भी यूज होते थे ये कैप्सूल्स। इसमें क्या करते हैं, जो इसके अंदर हम सिंपली ऑइंटमेंट फिल कर देते हैं। ऑइंटमेंट जो जैसे ट्यूब्स तो आती ही हैं ऑप्थेल्मिक कैप्सूल्स की, ये छोटे छोटे कैप्सूल्स भी आते हैं। मतलब ये क्या होता है कि एक तो इकोनॉमिकल पड़ते हैं, दूसरा एक कैप्सूल को खोलने के बाद जैसे आप उसको एक सिंगल डोज है तो आप दोनों आइज में आप यूज कर सकते हैं और देन इट विल बी द डिस्पोज ऑफ। तो इससे क्या होगा कि जो आपका बाकी का एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जैसे ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस होती है ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के ऊपर स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है कि डोंट टच द टिप। सबसे पहले मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है लेबलिंग में कि डोंट टच द टिप ड्यूरिंग यूज, और सेकेंड
सेकंड वन कि डोंट यूज आफ्टर ओपनिंग ऑफ द 1 मंथ ऑफ द कंटेनर, कि कंटेनर को ओपन करने के बाद चाहे आपने उस कंटेनर को यूज किया है या नहीं किया, चाहे आपने उसको उसकी सूटेबल स्टोरेज कंडीशन पे रखा है, आपने अगर उसको खोल लिया उस कंटेनर को, तो 1 मंथ के बाद आपको उसको यूज नहीं करना। सो कैप्सूल के केस में आपका जो मेडिकामेंट है उसको वेस्टेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वहाँ उसमें क्या करते हैं, हम सिंपल एक स्टेराइल पिन से ऊपर से यहाँ से प्रिक करते हैं एंड वी कैन यूज इट। आफ्टर यूज वी कैन डिस्पोज ऑफ। दिस आर द सिंगल यूनिट डोज पैकिंग होती है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल्स। मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल्स में देखिए जहां भी मॉडिफाइड रिलीज वर्ड आ जाए, मॉडिफाइड रिलीज का मतलब होता है आप उसको ये मान के चलो कि वो सस्टेन्ड रिलीज पर्पस के लिए बनाई गई हैं, या वो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज पर्पस के लिए बनाई गई हैं, या वो कंट्रोल्ड रिलीज पर्पस के लिए बनाई गई हैं। ये सभी चीजें एक ही बात है, सस्टेन, प्रोलॉन्ग्ड या कंट्रोल्ड, कि जब हमने किसी भी चीज का इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक लेके आना है तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल, सस्टेन्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज या कंट्रोल्ड रिलीज कैप्सूल्स। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे पॉलीमर्स हैं, जैसे माइक्रो कैप्सूल्स का मैंने आपको एक लास्ट में टॉपिक पढ़ाया था टैबलेट्स के केस में, कि उसमें हम क्या करते हैं, जो पाउडर होता है, पाउडर्स को बहुत सारे डिफरेंट मेथड, सोलवेंट इवेपोरेशन, कंजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड था, उसके अंदर आप चाहो तो वो टैबलेट का लेक्चर नंबर 10 दोबारा से उसमें एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम हमारी जो ड्रग है, ड्रग के ऊपर अब हम जैसे ये हमारा जो कोर मटेरियल है उसके ऊपर हम पॉलीमर के कोटिंग कर देते हैं। इसी तरह से जो सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल्स होते हैं या मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल्स होते हैं, उसके अंदर भी जो हमारे कैप्सूल की शेल है, शेल के ऊपर नहीं हम कुछ करते, इसमें शेल के अंदर जो हमने मटेरियल फिल किया हुआ है, या तो जो ये मटेरियल हमने फिल किया हुआ है इसके अंदर हम माइक्रो एंड कैप्सूल्स फिल कर दें, जो माइक्रो एंड कैप्सूल्स हमने टैबलेट के अंदर पढ़े थे, या दूसरा इसके अंदर हम छोटे छोटे पैलेट्स भी फिल कर सकते हैं। पैलेट्स मतलब पैलेट्स क्या होती है, बिल्कुल छोटे छोटे टैबलेट्स होती हैं जिनकी हमने कोटिंग की होती है सस्टेन्ड रिलीज मटेरियल से या पॉलीमर से, वो भी हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। देखो कैप्सूल के अंदर एक बेनिफिट और है, जैसे सपोज अगर डिफरेंट टाइप की एक मेडिसिन है, जैसे हम चाहते हैं एक ही सपोज मान लो कि 1, 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले इनकम्पैटिबल है, तो एक कैप्सूल के अंदर यहाँ मैंने एक कैप्सूल बनाया, उस कैप्सूल के अंदर मेरे को 3 इंग्रेडिएंट्स सबकी सपोज टैबलेट्स या पैलेट्स पैक करनी है, तो यहाँ मैं एक तरह की टैबलेट या कोई माइक्रोन कैप्सूल रिन्यूज पैक कर रही हूँ, इसके साथ ही मैं ये दूसरी तरह की पैक कर रही हूँ, इसके साथ मैं तीसरी तरह की पैक कर रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका बेनिफिट क्या होगा कि सपोज मैंने इसको अलग अलग पॉलीमर से कोट किया हुआ है, अलग अलग पॉलीमर से कोट करने का क्या पर्पज है, सपोज जैसे ही हमारी कैप्सूल शेल डिसॉल्व हो जाएगी, जो ये फर्स्ट टाइप का जो माइक्रोन कैप्सूल्स या पैलेट्स जो हमने इसमें फिल की हुई है, तो वो हो सकता है कि अपना जो इफेक्ट है 2 घंटे के बाद शो करे, 2 घंटे या 3 घंटे के बाद उसको डिसॉल्व होना शुरू करे और 3 से 12 घंटे या 24 घंटे तक इफेक्ट शो करे। उसके बाद इसको मैंने ऐसे पॉलीमर से कोट किया हुआ है कि जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपका सारा यूज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट के या फर्स्ट टैबलेट के, फर्स्ट मेडिसिन के यूज होने के बाद सेकंड का हमारे पास इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन हम ले एक ही डोज में रहे हैं, तो उनको इसी हिसाब से हम अलग अलग पॉलीमर से इनकी कोटिंग कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कैप्सूल के अंदर कि हम इनकम्पैटिबल मटेरियल को इजीली पैक कर सकते हैं। दूसरा जो इनका इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड रिलीज इफेक्ट आ सकता है, जैसे एक मेडिसिन का इफेक्ट 2 दिन तक आया, उसके नेक्स्ट 2 दिन तक सेकेंड का और उसके नेक्स्ट 2 दिन तक थर्ड का, लेकिन इफेक्ट कहाँ से मतलब किस चीज से आएगा कि जो आपने उसमें पॉलीमर चूज किया है, पॉलीमर आपका ऐसा होना चाहिए। दूसरा उसमें आपने मेथड कौन सा यूज किया है माइक्रोन कैप्सूल बनाने के लिए या टैबलेट्स जो भी पैलेट्स आप उसमें फिल करोगे उनकी कोटिंग के लिए। तो ये थी कुछ हमारी स्पेशल एप्लीकेशंस अबाउट द कैप्सूल्स। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द कैप्सूल्स। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको शॉर्ट में जरूर कवर करेंगे, क्योंकि टैबलेट में मैंने आपको उसको बड़ी डिटेल में करवाया, तो यहाँ में छोड़ने का कोई पर्पज नहीं है, उसको जस्ट एक आपको रिवीजन ही देना
ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, टैबलेट के अंदर भी हमने ये किया था, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। याद आया कुछ कि टैबलेट के अंदर भी हमने इसको यही किया था। इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने कंटेंट फाइंड आउट किया था कि अगर हमने सपोज 20 कैप्सूल्स रैंडमली उठा लिए हैं, उन 20 कैप्सूल्स के अंदर सपोज हमने वो कैप्सूल्स 200 mg के बनाए हैं या 250 mg के या 450 mg के बनाए हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर हमारा जो कंटेंट है, जितना क्लेम किया हुआ है कि इसके अंदर 450 mg का कैप्सूल है या 500 का, किसके अंदर जो आपकी 485 mg जो है आपकी ड्रग है, या इसके अंदर 300 mg आपकी ड्रग है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और बाकी इसमें डाइल्यूएंट, कलरेंट, सो बाकी की का मटेरियल है। तो हमने उसके अंदर ये देखना है कि जो उसमें क्लेम किया हुआ है क्या एग्जैक्टली उसमें उतनी अमाउंट प्रेजेंट है या नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक द 20 कैप्सूल्स, नॉट टैबलेट्स, वी टेक द 20 कैप्सूल्स, 20 कैप्सूल्स के ऊपर जो है ये कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है, और हम उनका क्या करेंगे, सबका एसे परफॉर्म करेंगे। एसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसे कहाँ से मेंशन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, कि आप जैसे कौन से कैप्सूल्स का एसे करना चाहते हो, आप बी कॉम्प्लेक्स का करना चाहते हो, आप आयरन कैप्सूल्स का एसे करना चाहते हो, या आप किसी एंटीबायोटिक कैप्सूल्स का एसे करना चाहते हो, तो सबके ऐसे अलग अलग है। ऐसे का पर्पज सिर्फ ये होता है कि हमने उसमें ये फाइंड आउट करना है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने उसमें ऐड किया हुआ है, कि सपोज अगर हमारे पास जो कैप्सूल है, कैप्सूल की जो शेल है, उसको खोलने के बाद उसमें जो हमारे पास मटेरियल निकल रहा है, सपोज वो हमारे पास 300 mg मटेरियल है, कि 300 mg मटेरियल के अंदर हमारे पास उसमें एक्चुअल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, डाइल्यूएंट, सर्फेक्टेंट या कलरिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, उन सब चीजों को छोड़ो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्जैक्ट ऐसे परफॉर्म करेंगे। ऐसे परफॉर्म करने के बाद जब 20 कैप्सूल्स का हम अलग अलग से ऐसे परफॉर्म करेंगे, जैसे सपोज ये फर्स्ट वाले का x1 आ गया, नेक्स्ट वाले का x2 आ गया, इस तरह से अप टू ये x20 आ गया, एंड देन x20 आ गया, देन वी विल टेक द एवरेज, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 20, कि 20 क्योंकि 20 का हमने ऐसे परफॉर्म किया है तो डिवाइडेड बाय 20। तो इसकी जो लिमिटेशन है हमारी, इट मस्ट बी इन बिटवीन द 90 to 110%, कि कोई भी कैप्सूल, नो वन कैप्सूल मस्ट बी आउट फ्रॉम द 90 to 110%। इसका क्या मतलब है कि सपोज अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे कैप्सूल के अंदर जो 100 mg ड्रग है, कि 100 mg एक्टिव, चाहे कैप्सूल हमारा 300 mg का है, हम ये क्लेम करते हैं कि उसके अंदर जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 100 mg है, तो जो 100 mg है और हमने 20 कैप्सूल के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया है, तो किसी भी कैप्सूल के अंदर ये 100 mg मतलब 90 mg से लेकर 110 mg की रेंज से बाहर, 90 mg भी हो सकते हैं, 110 mg भी हो सकता है, 95 mg भी हो सकता है, लेकिन 20 में से 19 कैप्सूल का जो कंटेंट है वो 100 mg होना चाहिए। सिर्फ एक कैप्सूल आपका इस रेंज के बीच में लाए कर सकता है, अदरवाइज आपका ये टेस्ट पास नहीं होगा, या तो इसको दूसरी या तीसरी बार परफॉर्म कीजिए, ठीक है, नहीं तो ये टेस्ट आपका पास नहीं होगा। सेकेंड जो टेस्ट मैंने आपको करवाया था, दैट वाज द, ये तो था हमारा कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट मैंने करवाया था आपको वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट, ये भी कुछ याद आ रहा है, जो हमने टैबलेट्स के केस में किया था, हमने 20 टैबलेट्स के साथ किया था कि वेट हमने उसके अंदर फाइंड आउट करना है वेट वेरिएशन टेस्ट का, या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट को वेट बोला था जिसमें हमने, तो उसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमने अपने 20 कैप्सूल्स लेनी है। 20 कैप्सूल्स लेने के बाद अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि वहां तो आपने टैबलेट को डायरेक्ट वेट कर लिया था, लेकिन यहाँ आपके पास कैप्सूल शेल भी होगी, उसका वेट भी होगा। सपोज मेरे पास अब क्या है कि
फर्स्ट कैप्सूल लिया, कैप्सूल नंबर 1, कैप्सूल नंबर 1 लिया, उसकी जो कैप्सूल शेल का वेट है दैट इज द A और टोटल वेट है उसका दैट इज द B। तो हमने जो उसका वेट लेना है दैट इज B माइनस A। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि टोटल वेट हमने कर लिया और खाली कंटेनर, कोई भी चीज यार मेजर करते हैं, सीधी सी बात है, हमने उसके कंटेंट को मेजर करना है तो उसके कंटेनर को थोड़ा मेजर करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, शेल का वेट उसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम कैप्सूल 2 का वेट लेंगे दैट इज द B1 माइनस A1, या अब इसको आप सिंगल एक ले लो दैट इज द X, दैट इज द X1। इस तरह से लेकर X प्लस X1 अप टू ये हमारा जो है अप टू X19, या सिंपल से टर्म में ले X1 से लेके हम इसको X20 तक सभी का वेट ले लेंगे, ये X1 ये X2 एंड देन वी विल टेक द एवरेज। उसके बाद हमने फिर से इसकी एवरेज ली। अब एवरेज की हमारे पास फिर से इसके अंदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वही सेम कंडीशन जो हमारी टैबलेट्स में थी। टैबलेट्स में हमारी क्या कंडीशन थी, टैबलेट्स में हमारी कंडीशन थी कि 20 है तो कोई भी नो वन कैप्सूल शुड, इसके अंदर हमारी कंडीशंस क्या थी कि ओनली 20 में से ओनली 1 कैप्सूल मे बी इन बिटवीन द रेंज 85 to 115% और कोई भी कैप्सूल जो है 75 से 125% तक के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 100 mg, हम हर एक में 100 mg लेके क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही कैप्सूल की वेरिएशन, 19 कैप्सूल के अंदर तो वेट आपका 100 mg ही आना चाहिए, सिर्फ एक ही कैप्सूल का वेट आपका 85 से 115 के बीच में लाई कर सकता है और कोई भी कैप्सूल इस रेंज में लाई नहीं करेगा। लेकिन अब ये कंडीशन हो सकती है, मान लो फिर तो आपका टेस्ट पास है, अब मान लो इस रेंज में यानी 75 से 125 में आपका कोई कैप्सूल लाई नहीं करता, लेकिन इस रेंज में 2 या 3 कैप्सूल करते हैं, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वी विल टेक मोर फॉर द 10 कैप्सूल्स। 10 कैप्सूल्स के लिए हमने फिर से दोबारा टेस्ट परफॉर्म किया, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 30 कैप्सूल्स। तो 30 कैप्सूल्स के केस में हमारे पास में 3 कैप्सूल्स इस रेंज में लाई कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज में हमारा फिर भी कोई कैप्सूल लाई नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा ये टेस्ट पास है, अदरवाइज हमारा टेस्ट क्या है, फेल। ठीक है, यही सेम टेस्ट सेम कंडीशंस हमने टैबलेट के केस में की थी। अगर ध्यान नहीं है तो एक बार टैबलेट का लेक्चर देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यह कैप्सूल शेल का वेट खाली करने का और ये वाला प्रोसीजर है। इवन रेंजेस भी सेम है कि ये रेंजेस इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका थर्ड टेस्ट है दैट इज द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, कि जो कंटेंट है, कंटेंट की क्या यूनिफॉर्मिटी है। सॉरी, एक मेजर मिस्टेक मैंने कर दी, ये वेट वेरिएशन टेस्ट नहीं था, ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, इट वाज द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। रेंजेस वही सेम है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है भाई। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है, 20 कैप्सूल्स लिए, सेम हमने ऐसे परफॉर्म किया ऐसे। अब इसमें जो शेल खाली करने वाला, कैप्सूल शेल खाली करने वाला कोई इशू नहीं है। ऐसे परफॉर्म करने के बाद हमने अलग अलग सभी कैप्सूल्स का जो है ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट काउंट किया। काउंट करने के बाद रेंजेस उसमें वही सेम होगी कि किसी भी कैप्सूल की जो रेंज है 20 में से 19 कैप्सूल्स की रेंज 85 to 115% आनी चाहिए और एक ही कैप्सूल सिर्फ इससे बाहर हो सकता है और कोई भी कैप्सूल 75 से 125 के बाहर नहीं होना चाहिए। ये हो गया कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। थर्ड वन है इसके अंदर वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट में हम यहाँ कैप्सूल शेल को खाली करेंगे, उसके अंदर हम क्या लेंगे भाई 10 कैप्सूल्स के ऊपर हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। 10 कैप्सूल्स में सपोज हमने फर्स्ट एक जो कैप्सूल है उसका टोटल वेट है हमारे पास A और माइनस जो शेल का वेट है वो है हमारे पास B।
तो ये हमारे पास आ गया दैट इज द x, मतलब इसको हमने लिख दिया x1, पहले कैप्सूल का टेस्ट है, ठीक है, पहले कैप्सूल का वेट है। इसी तरह से हम क्या लेंगे, x1 से लेकर x2 अप टू द x10, 10 के 10 कैप्सूल्स का वेट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 10 निकाल के वी विल टेक द एवरेज। हर एक में हमने यही करना है, अलग अलग लेकर, जैसे किसी में 20 के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं या 10 के ऊपर, तो हम उसका एवरेज वेट फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, अगर तो आपके पास कैप्सूल है अबाउट 300 मिलीग्राम का और लेस, उससे कम क्वांटिटी का, तो उसके अंदर जो आपकी वेट वेरिएशन की लिमिट है दैट इज द ±10%। लेकिन अगर आपके पास कैप्सूल है मोर देन 300 mg, 300 mg से बड़ा कैप्सूल है, तो उसके अंदर जो आपकी लिमिटेशन है दैट इज +/7.5%। तो आपको जो है ना ये कंडीशंस याद करनी है, प्रोसेस तो याद करने में कुछ भी नहीं है, उसको तो सिर्फ एक समझना है। समझ में आ गई? दिस वाज द वेट वेरिएशन टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। फोर्थ वन इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आपको पता ही है कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, कि जो हमारा कैप्सूल है वो कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सेम उसके लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस अगर तो हमारे पास जो सिंपल कैप्सूल है, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास अब कैप्सूल शेल को भी डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो सिंपल कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है दैट इज अबाउट 30 मिनट। अगर इसके अंदर हम वाटर या 0.1 HCl जो है मीडिया लेते हैं, अगर हमारे पास एंटीरिक कोटेड कैप्सूल है, एंटीरिक कोटेड कैप्सूल्स का अगर सपोज हम वाटर के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो इसका जो टाइम होगा दैट इज अबाउट 2 वाटर के अंदर या 0.1 नॉर्मल HCl के अंदर, तो जो इसका टाइम होगा डिसइंटीग्रेशन का दैट इज अबाउट 2 आवर्स, that is about 1 hour. Just a second please जी, that is about 2 hour, कि मतलब 2 hour के अंदर ये डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें कोई मतलब कि बेसिक मीडिया लेते हैं, सपोज बेसिक मीडिया 5.8 pH में, दैट इज अबाउट 1 hour, मतलब एसिडिक मीडिया में तो ये 2 hour तक डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए और बेसिक मीडिया में ये 1 hour तक। इसी तरह से हम जो है इसकी डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेम टेस्ट उसके अंदर भी परफॉर्म करेंगे जैसे टैबलेट में, लेकिन उसके अंदर जो कैप्सूल शेल है, कैप्सूल शेल के अंदर जो आपकी रीडिंग में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। हैंडलिंग और स्टोरेज तो आपको पता ही है कि मस्ट बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस, टाइट कंटेनर, should be avoided from the light and should be packed and sealed in blister packing or the aluminum packing। तो ये यहाँ हमारा कैप्सूल का टॉपिक खत्म होता है।